अहमद वैसा मैं आपसे इसलिए आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि कानूनी मामला है। आपका एक बड़ा इलस्ट्रियस करियर है सर, आपने बहुत कुछ देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर। ये जितनी मैं समझता हूँ जितनी बदनुमा डिवाइड हमारे सामने है, यानी अभी यही पता नहीं लग रहा, यानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि नहीं ये 3-2 से एक्सेप्ट हुई, दूसरी जानिब जज साहबान फरमा रहे नहीं तो ये तो 7 मेंबर बेंच था, ये 4-3 से रिजेक्ट हुई। हल क्या है आपके नज़दीक? आप क्या समझते हैं अपने तजर्बे को ज़हन में रखते हुए कि अदालती बहरान से कैसे निकला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीर साहब, आपने बड़ा सही फरमाया कि ये ऐसी स्टिंकिंग डिवाइड है कि जो बड़ी ही तकलीफदेह है और किसी बहुत बड़े नुकसान का और किसी बहुत बड़े हादसे का पेशखैमा भी लगती है। बात यह है कि यहाँ पे एक ही चीज जो है जो इसको कंट्रोल कर सकती है, और वो उन सब जजिस के जहन में ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान का आइन जो है वो सबसे इस वक्त अव्वल है, उसी को बचाना, उसी को प्रोटेक्ट करना और उसकी हर शिक को बगैर हीलो हुज्जत के उसके ऊपर अमल करना, ये इंतहाई जरूरी है। और उसी को सामने रखा जाएगा तो ये बचेगा। अदरवाइज यहाँ से जरा सा हमने डेविएट किया और उसके आर्टिकल्स को, उसकी प्रोविजंस को हमने डिफाई करना शुरू किया या इग्नोर करना शुरू किया, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और चीफ इलेक्शन कमीशन के वहां से जो उसको जिस किस्म के तरीके से उससे डिफाई किया जा रहा है आउटराइटली, तो उसके नुकसानात जो हैं बड़े भयानक होंगे। और नुकसानात इस तरह से भयानक होंगे कि जैसे डिवाइड एक सामने उभर के सामने आ गई है जी। जबकि आप देखिए कि जब ये पहली मार्च को फैसला आया था तो उससे पहले जो 9 रुकनी बेंच बना था, 9 में उसके बाद ये आउटसाइड दी कोर्ट जी, ये बाकी बातें सारी कोर्ट के बाहर हुई हैं, कोर्ट के सामने, इट नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। वहां पे 2 जज साहबान ने, क्योंकि उनके खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था, उन्होंने रिक्यूज कर दिया कि हम नहीं बैठते इसके अंदर। बाकी 2 जज साहबान जो थे उन्होंने कहा कि जी ये सो मोटर प्रोसीडिंग को हम गैर मुनासिब समझते हैं और हम वी आर अगेंस्ट इट। ठीक। तो उसके बाद उन्होंने ये जो है अभी इनकी इससे भी लगता है कि उन्होंने उसके बाद कहा कि ये अब आपके चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि हमें आप बिठाते हैं या नहीं बिठाते हैं। एंड देन द बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो पार्ट ऑफ जजमेंट है जी, उसमें लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूटेड। और रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो बेंच बना वो 5 रुकनी बेंच था और उसने पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है जितने दिन भी सुनी उसको डे टू डे बेसिस के ऊपर, वो सुनने के बाद उसका फैसला आया और उस फैसले के ऊपर 5 जज साहबान ने अपने दस्तखत भी सबूत किए। ठीक। 5 जजेस के दस्तखत हैं कि ये इस जजमेंट के ऊपर। तो सो कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी एतबार से ये जजमेंट जो 5 रुकनी बेंच की थी, जो रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद आई थी, यही 5 जजेस का फैसला वाज टू बी टेकन, क्योंकि ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग के बाद ये फैसला आया था। उसमें 2 ने डाइसेंट किया, उन्होंने कहा कि हम उनकी ओपिनियन से फॉलो करो। और ये इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्ट ऑफ जजमेंट है। यहाँ पे उन्होंने उसको इक्वेट किया है उसके साथ भी जो नवाज शरीफ के जी, पनामा के साथ जी। अब पनामा केस के अंदर आप देखिए कि वहां पे सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वहां पे 5 जजेस ने, 2 जजेस कोर्ट पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग सुनने के बाद फैसले के टाइम पे उन्होंने 2 ने उसको आउटराइटली उसको जो है गिल्टी करार दे दिया था। और जस्टिस गुलजार थे और जस्टिस खोसा साहब थे, आसिफ सईद खोसा। 3 जजेस ने ये कहा था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके भी जो है JIT वगैरह कॉन्स्टिट्यूट हुई। हाँ, लेकिन आपका इस्तेदलाल ये सारे कि क्योंकि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर हुआ, लिहाजा वो कोर्ट को उनको बेंच वो जज साहबान होगा। बट यहाँ आप फरमा रहे हैं कि जस्टिस याजा आफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने आउटसाइड द कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया था एंड दे वर नेवर पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, हेंस देयर नेम और देयर ऑर्डर कैन नॉट बी मेड पार्ट ऑफ द जजमेंट। दैट्स ये आप फरमा रहे हैं।